बच्चों, आज हम लोग उत्पादन का महत्व पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने उत्पादन की परिभाषा, उत्पादन के लक्षण, उत्पादन के साधन का अध्ययन किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता वृद्धि को उत्पादन कहते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आर्थिक क्रियाओं का आधार भी उत्पादन ही है। अब हम अध्ययन करेंगे उत्पादन का महत्व, उत्पादन का क्या लाभ है हमारे लिए। पहला है आवश्यकताओं की संतुष्टि। यदि उत्पादन अधिक होगा या वस्तु का होगा या सेवा का, इसके कारण मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यदि उत्पादन नहीं होगा तो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन और आवश्यकताओं की संतुष्टि में सीधा संबंध होता है। जितना अधिक उत्पादन, मनुष्य की उतनी ही अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। प्राचीन काल से लेकर आज तक मनुष्य की आवश्यकताओं में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। नाना प्रकार की आवश्यकता हुई और नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ जो वस्तु है उसका उत्पादन हुआ। उसी तरह सेवाएं भी बहुत क्रिएट हुई। अर्थात उत्पादन अधिक होने से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। दूसरा है आर्थिक समृद्धि का आधार। अर्थशास्त्र में ऐसा कहा जाता है जो देश जितना अधिक विकसित है या एक पैमाना कि विकसित होने का पैमाना क्या है, तो एक पैमाना है प्रोडक्शन। उस देश में कितनी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा। जैसे जितने विकसित देश हैं, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, वहाँ बहुत अधिक उत्पादन होता है। जैसे अमेरिका जीडीपी की दृष्टि से देखा जाएगा, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कितना होता है, तो वह विश्व में नंबर 1 है। भारत का स्थान 5वां है। तो यह आर्थिक समृद्धि का आधार होता है। जितना अधिक वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा, चाहे वो गेहूं का उत्पादन हो या चावल का उत्पादन हो, ऊर्जा से संबंधित पेट्रोल डीजल का कितना उत्पादन हो रहा है, लोहे का उत्पादन कितना हो रहा है, विद्युत का उत्पादन कितना हो रहा है, मोटर गाड़ियों का उत्पादन कितना हो रहा है। यानी ये आर्थिक समृद्धि का पैमाना है कि जिस देश में जितना अधिक उत्पादन होगा उस देश को हम उतना ही अधिक विकसित कहेंगे या उसके विकास होने की संभावना है। तीसरा है उन्नत जीवन स्तर का आधार। वस्तु के उत्पादन होने से उस देश के निवासियों के जीवन स्तर ऊंचा होने का पैमाना मिल जाता है कि उस देश के निवासियों का जीवन स्तर निम्न है या अधिक है। अब विकसित देश अमेरिका, जर्मनी के निवासियों का जो जीवन स्तर है, अर्थात उनका खान पान है, उनका रहन सहन का स्तर है, विकासशील देशों के निवासियों की तुलना में वो 50 गुना अधिक होता है। अगर यहाँ के निवासी 2 अंडा खाते हैं तो वहाँ के निवासी 10 अंडा खाते हैं। दूध के पैमाने पर भी वो वहाँ का जो प्रति व्यक्ति उपभोग है वो हमसे बहुत अधिक है। ऊर्जा की खपत प्रति व्यक्ति के आधार पर देखा जाएगा तो वहाँ बहुत अधिक है। तो इससे क्या निकलता है कि उन्नत जीवन स्तर, यानी वहाँ के निवासियों का जो जीवन स्तर होगा वह डिपेंड करता है कि उस देश में कितने प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। तो ये एक पैमाना मिल जाता है कि निवासियों के जीवन स्तर का अगर निम्न है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कम हो रहा है। यदि वहाँ के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा है तो इसका मतलब वहाँ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बहुत अधिक हो रहा है, जिसके कारण वहाँ के निवासियों को बहुत अधिक और वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने का अवसर मिल जाता है। चौथा है व्यापार का आधार। अब यह है कि व्यापार एक आंतरिक व्यापार होता है, एक विदेशी व्यापार होता है। तो व्यापार तभी होगा जब हम किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन अपनी आवश्यकता से अधिक करेंगे। जैसे गेहूं, चावल, दाल, फ्रूट्स या अन्य जितने भी वस्तु होती हैं, तो हम किसी दूसरे स्थान को या दूसरे देश को तभी बेचते हैं जब मेरे पास आवश्यकता से अधिक चीजें होंगी। तो इसका मतलब
प्रोडक्शन अधिक होने पर जब आवश्यकता की तुलना में अधिक उत्पादन होता है तो उससे के कारण आंतरिक व्यापार भी बढ़ता है, अर्थात देश के अंदर एक स्थान की चीज़ों को हम दूसरे स्थान को बेचते हैं। जैसे महाराष्ट्र में वहाँ संतरे का उत्पादन होता है, मौसमी का उत्पादन अधिक होता है, तो वहाँ से दूसरे राज्यों को वो जाता है, तो ये भी एक व्यापार हुआ। अगर तमिलनाडु में केले का उत्पादन हो रहा है तो वो वहाँ से हटकर केला वहाँ के जो व्यापारी होते हैं वो देश के दूसरे राज्यों में बेचते हैं। इसी प्रकार भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में भारत देश हमारा आत्मनिर्भर हो गया है, तो हम दूसरे देशों को खाद्यान्न बेचते हैं। अर्थात उत्पादन अधिक होने पर उन वस्तुओं का आवश्यकताओं के बाद वह वस्तु बच जाती है, जिसके कारण हम दूसरे देश को बेचते हैं। अर्थात उत्पादन अधिक होने से आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, जितना अधिक मांग होता है उतना अधिक वस्तु का उत्पादन होता है। जब उत्पादन अधिक होता है तो जो उत्पादक होते हैं वो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार में लगाते हैं। अर्थात उत्पादन के अधिक होने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। एक रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने से एक चक्र चल जाता है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, लोगों के हाथ में पैसा आता है, मांग में वृद्धि होती है, मांग होता है, फिर उत्पादन होता है, उत्पादन अधिक होता है तो फिर लोगों को रोजगार दिया जाता है, एक चक्र बन जाता है। यानी मांग अधिक होने से वस्तु का उत्पादन अधिक होता है, उत्पादन में अधिक लोगों को लगाया जाता है, अधिक लोगों को लगाया जाता है तो उनके पास पैसा आता है, फिर मांग में वृद्धि होती है। अर्थात उत्पादन जितना अधिक होता है उतना अधिक रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, और उत्पादन कम होता है तो रोजगार के अवसरों में कमी होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार, अब इसका उत्पादन से क्या संबंध है? उत्पादन अधिक होने से सरकार को विभिन्न प्रकार के इनकम में वृद्धि होती है, सरकार के पास आय में वृद्धि हो जाती है। जैसे हम वस्तु का अधिक निर्यात करके पैसा प्राप्त करते हैं, हम एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी से पैसा लाते हैं, तो उत्पादन अधिक होने मतलब इनकम अधिक होना। तो इनकम अधिक होने से हम अपनी आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा या हम अपनी बाहरी सीमाओं को सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास इनकम अधिक है तो हम दूसरे देशों से जो उन्नत किस्म की जो सुरक्षा टेक्नोलॉजी है हम उसका आयात कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जैसे अभी भारत ने राफेल विमान फ्रांस से खरीदा, तो हमारे पास पैसा है तो हमने दूसरे देश से खरीद लिया और अपनी हम सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने में हम सहायता करते हैं राफेल विमान द्वारा। उसी प्रकार से पैसा होने से ही हम अपनी बाहरी सीमाओं और अंदर की सुरक्षा कर सकते हैं। नहीं होने पर एक तरह से संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन यह कैसे हुआ? उत्पादन अधिक होने से। उत्पादन अधिक होने से सरकार के इनकम में वृद्धि होती है। लास्ट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, यानी सरकारी आय में वृद्धि। सरकार को अपनी व्ययों की पूर्ति करने के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के स्रोतों का सहारा लेती है। उसमें एक सिस्टम है टैक्स। टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, इनकम टैक्स, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, कई प्रकार के। अब तो जीएसटी लग गया, अब सब कर, जितने अप्रत्यक्ष कर हैं सब जीएसटी हो गया। आय कर है, निगम कर है, ये तो प्रत्यक्ष कर हुआ। तो इसका उत्पादन से क्या संबंध है? उत्पादन अधिक होने से सरकार को विभिन्न प्रकार के करों से इनकम मिलता है, आय मिलता है, जिसके द्वारा सरकार के पास जो करों के रूप में जो पैसा इकट्ठा होता है सरकार उसको अपनी व्यय पर खर्च करती है। तो इसका भी आधार उत्पादन है। अधिक उत्पादन होने से सरकार के सरकारी आय में वृद्धि हो जाती है, जिसका उपयोग आवश्यक कार्यों पर किया जाता है। तो यह उत्पादन का महत्व है। 2-3 बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो आपको अच्छी तरह इसको याद कर लेना चाहिए। बहुत अधिक कठिन नहीं है, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, हमने नोट्स पहले भेज दिया है, आप उसको समझ सकते हैं। और आज मेरा वीडियो है, आप इसको बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उत्पादन का कितना अधिक महत्व है। अब हम ये उत्पादन का जो चैप्टर है ये इसमें इतना ही था।
उत्पादन की परिभाषा, उत्पादन के लक्षण, उत्पादन के साधन, उत्पादन का महत्व, यही मेन 3-4 टॉपिक था, आपको हमने पढ़ा दिया। हम इस चैप्टर से और पीछे वाला जो हमने नियोजन पढ़ाया था, आर्थिक नियोजन, उससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हम थोड़ा रिवीजन कर लें, या उसके बारे में आपको हम बता दे रहे हैं कि वो क्या क्या हो सकता है। पहला है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। एक क्वेश्चन कोटेशन में आया था और परीक्षाओं में कोटेशन के रूप में पूछ दिया गया था, एक अर्थशास्त्री का स्टेटमेंट था, उत्पादन वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन करती है। यह किसने कहा है? उत्पादन वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन करती है। तो यह एच स्मिथ का कहना है, परीक्षाओं में दिया गया था। तो जैसे हमने एक और कोटेशन पढ़ाया था कि जहाँ 6 अर्थशास्त्री इकट्ठा होंगे वहाँ अर्थशास्त्री 60 परिभाषाएं होंगी, तो श्रीमती बारबरा वुटन ने कही थी। तो इसी तरह ये उत्पादन की जो परिभाषा है कि उत्पादन वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन करती है, यह एच स्मिथ ने कहा था। एक क्वेश्चन और है कि उत्पादन के कितने साधन हैं? तो 5 साधन हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा संगठन, 5वां साहस। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि इसमें सक्रिय साधन कौन सा है? अगर उत्पादन के अगर ये दे दिया भूमि, पूंजी, श्रम, पूंजी, इसमें कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उत्पादन का इसमें सक्रिय साधन कौन है? सक्रिय साधन श्रम है, भूमि निष्क्रिय है, पूंजी निष्क्रिय है, तो श्रम क्या है? श्रम इसमें सक्रिय साधन है। यह परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। सक्रिय श्रम से श्रम कहाँ रहता है? श्रमिक श्रम प्रदान करता है, श्रमिक गतिशील होता है, इसलिए श्रम क्या है? श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है। एक क्वेश्चन और आता है, उत्पादन का सर्वाधिक निष्क्रिय साधन कौन है? उत्पादन का निष्क्रिय साधन, अभी हमने पढ़ाया कि श्रम के बारे में क्या है? सक्रिय साधन है। अब क्या है? निष्क्रिय साधन कौन है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैसिव, एकदम निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब जिसमें गतिशीलता का अभाव है, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। जैसे डस्टर है, अगर हमने डस्टर को एक स्थान पर रख दिया तो यह डस्टर एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकता अपने आप, जब तक हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाएं। तो अब इसमें क्या होगा? भूमि, पूंजी, श्रम, इसमें सर्वाधिक। अब पूंजी को हम मशीन भी कहते हैं, मान लो मशीन है, मुद्रा है, तो इसको तो हम ले जा सकते हैं। लेकिन भूमि मतलब पर्वत, पहाड़, प्रकाश, हवा, इसको मनुष्य कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं ले जा सकता है। इसका मतलब सर्वाधिक निष्क्रिय साधन भूमि है। सर्वाधिक निष्क्रिय साधन कौन सा है? भूमि है। तो ये अच्छा क्वेश्चन कई कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, थोड़ा कंसेप्ट के आधार पर। एक क्वेश्चन और आता है कि उत्पादन का प्राथमिक व अनिवार्य साधन कौन सा है? उत्पादन का प्राथमिक व अनिवार्य साधन, भूमि, पूंजी, श्रम। चौथा क्या होता है? संगठन। 5वां क्या है? साहस।
अब ये देखो भूमि, श्रम, पूंजी, तीसरे नंबर पूंजी आता है। अब इसमें पूछा जाए प्राथमिक और अनिवार्य साधन कौन सा है, तो प्राथमिक और अनिवार्य साधन भूमि और श्रम। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि उत्पादन का प्राथमिक और अनिवार्य साधन कौन सा है, तो प्राथमिक और अनिवार्य साधन भूमि और श्रम है, क्योंकि भूमि और श्रम के द्वारा ही अन्य चीजों का उत्पादन होता है। अगर प्राचीन काल में केवल दो ही चीज थे, भूमि था और श्रम था, तो ही उत्पादन होता है और अन्य चीज इसी के ऊपर निर्भर है। पूंजी का निर्माण श्रम के द्वारा ही किया जाता है। मुद्रा का आविष्कार, मशीन का आविष्कार, ये किसने किया? ये श्रम ने किया। तो भूमि और श्रम उत्पादन के प्राथमिक और अनिवार्य साधन है, अर्थात यदि यह नहीं रहेंगे तो उत्पादन नहीं होगा। कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें कौन विनाशी साधन है, यानी नष्ट हो जाता है श्रम। तो श्रम क्या है? विनाशी। श्रम नष्ट होने वाला होता है, श्रम को हम स्टोर नहीं कर सकते। श्रम विनाशी साधन है। हम ये तुम्हारा ये इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आगे हम लोग पढ़ेंगे भूमि का चैप्टर पढ़ेंगे। भूमि का अर्थ क्या है, भूमि की विशेषताएं क्या है, भूमि का महत्व क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।